नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन 24/7 पर। देखिए, आज की हमारी वीडियो पॉलिटी की वीडियो है और जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आज यूनियन लेजिस्लेचर यानी संघ की विधायिका, जिसका काम क्या होता है, कानून बनाना। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हम पॉलिटी की क्लासेस के अंतर्गत लास्ट में हम कार्यपालिका तक पढ़ चुके हैं, यानी एग्जीक्यूटिव हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या कर चुके हैं हम, एग्जीक्यूटिव। और इससे पहले के यदि आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और सारी वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगी और उन्हें करें, फिर इसके बाद इस वीडियो करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आज की हमारी जो वीडियो है बेसिकली वो है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। उससे संबंधित जितने प्रावधान हैं, क्या क्या उनकी किस तरह से कार्रवाइयाँ होती हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, उन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर का मतलब क्या है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पार्लियामेंट की, इंडियन पार्लियामेंट यानी कि भारतीय संसद के बारे में। और संसद आप सभी जानते हैं किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 3 फैक्टर से मिलकर बनी है। 3 चीज हैं जो पार्लियामेंट यानी कि संसद बनाते हैं। कौन कौन सी? द फर्स्ट वन इज लोकसभा। ठीक है, लोकसभा हो गया। सेकंड वन इज राज्यसभा और आपका जो थर्ड है वो है आपके इंडियन प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को संसद में यानी पार्लियामेंट में क्यों शामिल किया जाता है, इसके बारे में आपको बता दूं। क्योंकि जो कोई भी विधेयक होता है, कानून होता है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद, इससे पास होने के बाद आपका जब तक कानून नहीं बनता, जब तक प्रेसिडेंट के यहाँ पर सिग्नेचर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन किसके जरूरी पड़ेंगे, इंडियन प्रेसिडेंट के। तो इसी वजह से आपकी पार्लियामेंट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। और बात करें लोकसभा की तो इसे हम लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस। अब इस तरह से हम इसे राज्यसभा को एक नाम और देते हैं जिसका नाम है परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस क्यों बोलते हैं, इसका कारण मैं आपको बताता हूं। परमानेंट का मतलब है ये कभी भी विघटित नहीं होती। ठीक है, इसके जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष पर, एवरी 2 ईयर्स पर ये आपके इसके 1/3 मेंबर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, यदि राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स हैं, ठीक है, इन 250 का 1/3 निकाल लीजिए। फिलहाल 250 है नहीं, इससे कम है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कितने कम है। 243 है फिलहाल। ठीक है, तो आपके 1/3 में आपको 243 लेता हूँ, 243 मेंबर्स हैं और इनका 1/3 कितना होगा, आपका लगभग 81 बैठेगा। ठीक है, अगर 81 की बात करें तो एवरी 2 ईयर्स पर यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 81 मेंबर्स का। इनकी जगह नए 81 मेंबर्स इलेक्टेड होकर आएंगे। फिर इसके बाद में क्या होगा, फिर नेक्स्ट अगले 2 साल में फिर 81 मेंबर्स, उनका कार्यकाल खत्म। फिर अगले 2 साल पर इनका 81 का कार्यकाल खत्म। तो इस तरह से जो राज्यसभा है इसका टोटल टेन्योर कितना होता है, 6 वर्ष होता है। किसी भी सांसद का राज्यसभा में कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। और यदि हम बात करें लोकसभा में तो इसका मैक्सिमम हो सकता है 5 ईयर, इससे कम भी हो सकता है। कारण क्या है कि ये तो परमानेंट हाउस है। ये लोकसभा जो है ये इलेक्टेड बाय पीपल्स है, भारत के जो लोग होते हैं उनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं यहाँ के सांसद। और जब तक यहाँ पर सरकार है यानी कि सरकार को बहुमत प्राप्त है तभी तक यहाँ पर लोकसभा आपकी चलती रहेगी। यदि सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है तो यहाँ पर सरकार गिर जाएगी और इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, यानी लोकसभा विघटित हो जाएगी। फिर नई लोकसभा के चुनाव होंगे। तो यहाँ पर ये परमानेंट नहीं है, ये 5 साल मैक्सिमम ईयर है इसकी, और इससे कम में भी ये विघटित हो सकती है। तो ये होगी राज्यसभा और लोकसभा की बात। प्रेसिडेंट की बात, प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं, आप सभी को पता है, प्रेसिडेंट इससे पहली वाली वीडियोज में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हो सकते हैं। फिलहाल जो वर्तमान में प्रावधान है वो टोटल मेंबर्स हैं आपके 550। ठीक है, पहले आपके जो टोटल मेंबर्स हो सकते थे वो 552 हो सकते थे, और जो इसमें 2 एंग्लो इंडियंस
देखिए एंग्लो इंडियंस यानी आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति। कौन करते थे? भारत के प्रेसिडेंट जो हैं ये 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते थे लोकसभा में। क्यों करते थे? यदि देखा जाता कि चुनाव में जो एंग्लो इंडियंस हैं उनका प्रतिनिधित्व कम है, यानी चुनकर जो आए हैं लोकसभा में वो कम है, तो उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेटेड करते थे। कहाँ पर? लोकसभा में। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा प्रावधान खत्म कर दिया गया है। किस कैसा? कि एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने का प्रावधान जो है वो खत्म कर दिया। अब यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। और आपको आंसर बताना है, सर्च करके बताइए किसी तरह से, ये कौन सा संविधान संशोधन था। ठीक है, कमेंट में बताएं। जिस संशोधन के द्वारा इन एंग्लो इंडियंस को यहाँ पर नॉमिनेट करने का प्रावधान खत्म कर दिया गया। तो अब जब 2 खत्म कर दिए गए तो 552 से बचे आपके 550, 550। इन 550 का डिवीजन कैसे करते हैं हम? देखिए 530 जो होते हैं आपके वो स्टेट्स से आते हैं। आप सभी जानते हैं भारत में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज यानी यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश। 8 आपके यूनियन टेरिटरी हैं। 530 सदस्य तो आएंगे राज्यों से, जो 28 राज्य हैं आपके, और 20 मेंबर्स आएंगे आपके कहाँ से? यूटीज से। तो आपको ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले एमएलएस का प्रतिनिधित्व कितना है? तो आपका 20। लेकिन वास्तव में फिलहाल अभी 20 है नहीं। कितने मेंबर्स हैं वो भी हम बात करने वाले हैं। देखिए तो आपके वर्तमान में जो कुल सदस्य हैं आपके 543, यानी कितने होने चाहिए थे? 552, 550। अभी इतनी जनसंख्या नहीं है कि 550 मेंबर्स पूरे हो जाएं। तो 543 यानी 543 तो आते हैं आपके टोटल मेंबर्स। अब जो फिलहाल हैं आपके टोटल 543, इसमें आपके 530 आपके स्टेट्स से आते हैं। ठीक है, और जो आपके 13 हैं वो आते हैं आपके यूटीज से, यानी केंद्र शासित प्रदेश से। यानी कि जो प्रतिनिधित्व 20 का होना चाहिए था, फिलहाल वो कितने का है? आपका 13 का। तो अभी यहाँ पर यूनियन टेरिटरी से 7 मेंबर्स कम इलेक्टेड होकर आते हैं। तो ये आपके इस तरह से डिवीजन हम कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने आपके 443, राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं आपके, उनसे आने वाले एमएलएस कितने हैं? 13। ठीक है, अब यहाँ पर एक तरह से मैं आपको समझाऊँ तो 550 में से 530 राज्यों से, तो यहाँ पूरे मेंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 20 में से कितने आ रहे हैं आपके? 13 वर्तमान में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये हो गया आपकी लोकसभा का गठन या संरचना। इस तरह से हम इसकी संरचना के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ही हो गया आपकी। अब लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। पीठासीन किसे बोलते हैं? पीठासीन का मतलब होता है जो आपकी लोकसभा है, इसका जो अध्यक्ष पद होगा, इस अध्यक्ष पद पर बैठने वाला कहलाएगा पीठासीन। तो इसके अध्यक्ष पर कौन बैठता है? आप सभी को पता होगा, इसके अध्यक्ष पर बैठते हैं आपके लोकसभा स्पीकर या फिर लोकसभा अध्यक्ष। इसे हम स्पीकर भी बोल सकते हैं। और स्पीकर का चुनाव मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा कि जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जो इलेक्ट होकर आए हैं, वही इसका चुनाव करते हैं बहुमत से। ठीक है, यहाँ पर चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा के मेंबर्स ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, वो भी बहुमत से, यानी कि आधे से एक अधिक इसकी वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब ये पीठासीन अधिकारी बन गया स्पीकर, जो इसकी अध्यक्षता करता है, यानी लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, लोकसभा की कार्यवाही चलाता है। अब उस अध्यक्ष के बारे में क्या क्या प्रावधान है वो हम देखने वाले हैं। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, इसके बारे में क्या प्रावधान मैंने आपको बताया था। इसका चुनाव जो होता है लोकसभा अध्यक्षों द्वारा, सदस्यों द्वारा होता है। जो सदस्य होंगे लोकसभा के उनके द्वारा चुना जाएगा। और पद समाप्त होने के प्रावधान, किस किस तरह से लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसका पद खाली हो सकता है या फिर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। एक तो जो लोकसभा अध्यक्ष था वो चुना कहाँ से गया था? आपका लोकसभा के सदस्यों से ही। मैंने आपको बताया ना, लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं और खुद में से चुनते हैं जो लोकसभा के जितने मेंबर्स इलेक्टेड होकर आए हैं। अगर वो उसी लोकसभा का सदस्य ना रहे, उसकी सदस्यता खत्म हो जाए, तो क्या वो उसका अध्यक्ष रहेगा? नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा उसका अध्यक्ष पद। ठीक है, यदि वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दे, यानी कि क्या दे दे? रेजिग्नेशन। इसने रेजिग्नेशन दे दिया तो अध्यक्ष पद खाली हो गया। तीसरा है आपका लोकसभा के जो सदस्य हैं उसे हटा दे। किस तरह से हटाएंगे? आधे से एक अधिक बहुमत, जिस तरह चुना गया था उसी तरह से अगर हटा दिया जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष पद से लोकसभा अध्यक्ष हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। चलिए, अब बात आती है कि
यदि उस पर उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही है और वोट के मामले में क्या क्या इसकी पावर्स हैं। देखिए, जब किसी भी विधेयक पर कोई बिल आपका लोकसभा में पेश किया गया, ठीक है, मैंने कोई बिल पेश किया, मैं एक मान लीजिए मिनिस्टर हूँ, तो मैंने एक बिल पेश किया, उस पर जो वोटिंग होगी, आप सही बात पता है, उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग से ही पास होते हैं। मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। तो उस केस में यदि कोई बिल पेश किया गया, उस बिल पर वोट करने का अधिकार नहीं होगा लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। लेकिन यदि होता ऐसा है कि बिल पर जो वोट पड़े वो दोनों वोट पड़ गए बराबर, यानी कि मान लीजिए 2 वोट पड़े तो यहाँ भी 2 वोट पड़े, फॉर एग्जाम्पल, अब बराबर की स्थिति आ गई, तो बराबर की स्थिति में जो निर्णायक मत होगा, अब यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष अपने वोट का प्रयोग करेगा और जिस पक्ष में वोट डाल देगा वहीं आपकी या तो सपोर्ट में डाल दे या फिर अपोजिट में डाल दे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, यानी कि मान लीजिए कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसे संसद में उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, यानी कि अब वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं होगा, सदस्य तो होगा, लोकसभा का सदस्य होगा, लेकिन अब अध्यक्ष नहीं रहेगा, क्योंकि भाई उसके खिलाफ तो हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो वो अध्यक्ष पद पर रहेगा नहीं, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और उसे मत देने का भी अधिकार होगा। लेकिन देखिए, वोट भी डालेगा क्योंकि वो मेंबर होगा पार्लियामेंट का, अध्यक्ष तो अब अध्यक्ष ही तो नहीं है वो, बाकी सदस्य तो पार्लियामेंट का है, यानी लोकसभा का है, कि वो वोट तो डालेगा और कार्यवाही में भाग लेगा और बोलेगा भी। लेकिन यदि वोट आपके बराबर पड़ते हैं तो वो बराबर वोट की स्थिति में अब वोट नहीं डाल पाएगा। क्यों नहीं डाल पाएगा? क्योंकि बराबर वोट की स्थिति में वोट डालने का अधिकार किसको था? लोकसभा अध्यक्ष को। लेकिन वर्तमान में ये लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि इसे हटाने का जो संकल्प है वो विचाराधीन है, उसे हटाने की प्रक्रिया चल रही है। तो इस वजह से पीठासीन ना होने की स्थिति में क्या होगा, ये बराबर वाले वोट की स्थिति में वोट नहीं डाल पाएगा। तो ये यहाँ पर ये इसकी कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। लोकसभा उपाध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष से नीचे उपाध्यक्ष आएगा, लेकिन ये इसके अधीनस्थ नहीं होता। कभी आप सोच रहे हैं कि इसके अंडर काम करता है, ये अधीनस्थ नहीं होता। इसका काम क्या है? यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो उसके स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष का काम कौन करेगा? लोकसभा उपाध्यक्ष, ठीक है। ये आपका इसका पीठासीन होगा। जैसा लिखा हुआ, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के तौर पर कार्य करेगा। इसका कार्य क्या है? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, ठीक है। जैसा मैंने बताया था, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मैंने आपको पीछे वीडियो पढ़ाई थी जब आपको मैंने प्रधानमंत्री के बारे में बताया था, मंत्री परिषद के बारे में बताया था, तो मैंने बताया था कि जो MLAs हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। जब लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है तो सभी शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के समान होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी उपाध्यक्ष है आपका, अब उपाध्यक्ष का काम क्या है? ये लोकसभा अध्यक्ष जो है उपस्थित नहीं है, उसके स्थान पर ये अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। तो अब जो इसे सारी शक्तियां प्रदान होंगी ना, वो लोकसभा अध्यक्ष की ही शक्तियां प्रदान होंगी, क्योंकि अब तो फिलहाल वो अध्यक्ष ही है, ठीक है। संसद के सदस्यों द्वारा लोकसभा उपाध्यक्ष को संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, यानी कि आधे से एक अधिक, और इसकी सूचना आपको 14 दिन पहले देनी पड़ेगी। ऐसा ही 14 दिन का नोटिस उसी पीरियड उसके अध्यक्ष के काल में भी था, ठीक है, टाइम पे। अब लोकसभा से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि लोकसभा के सदस्यों से संबंधित कुछ फैक्ट। अब इनके बारे में क्या क्या प्रावधान है हम देखते हैं। देखिए, लोकसभा के सदस्यों की निर्भरता का निपटारा कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि कोई मेंबर पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट नहीं लोकसभा का, ठीक है, वो उस सदन का सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी जो निर्णय करता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया गया, मान लीजिए आप सभी जानते हैं कि संसद के 2 सदन हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा, ये इसमें भी चुन लिया गया और सेकंड वन में भी चुन लिया गया, तो उसे 10 दिनों के अंदर बताना होगा कि वो किस सदन की सदस्यता ग्रहण करेगा। यदि उसने नहीं बताया तो उसमें राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। जो आपकी राज्यसभा वाली सीट है ना, ये अपने आप खाली हो जाएगी, वो लोकसभा में चुना हुआ मान लिया जाएगा। दोनों सदनों में चुन लिया गया और उसने सूचना नहीं दी 10 दिन के अंदर, तो वो राज्यसभा की सीट उसकी खाली मान ली जाएगी और वो सदस्य किसका मान लिया जाएगा? आपका लोकसभा का, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक ही समय पर एक ही सदन में 2 सीटों पर, जैसे मान लीजिए लोकसभा है, इसमें 2 सीटों से वो चुनकर आ गया,
तो उसे अपनी सीट बतानी होगी किस सीट से वो बना रहेगा। यदि नहीं बताएगा कि किस सीट से मैं चुना जाऊंगा तो वो दोनों सीटें खाली हो जाएंगी। यहाँ पर क्या था कि राज्यसभा की सदस्यता खत्म होगी लेकिन लोकसभा का बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों ही खत्म हो जाएंगी यदि उसने नहीं बताया तो। ठीक है, बिना किसी पूर्व अनुमति के यदि कोई सदस्य सदन की बैठकों में प्रतिभाग नहीं करता है तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, यानी 60 डेज का मैक्सिमम 60 डेज तक उसका इंतजार किया जाएगा बिना किसी नोटिस के, अगर वो गायब है तो। ठीक है, ये होगी लोकसभा के बारे में। अब बात आती है राज्यसभा। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम परमानेंट हाउस भी बोलते हैं। परमानेंट हाउस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कितने मेंबर्स होंगे, क्या क्या प्रावधान है, कहाँ से चुन कराएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके 250। ठीक है, 250 मेंबर्स फिलहाल करंट में मैक्सिमम कितने होंगे 250। अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुन कराएंगे 238, यानी आउट ऑफ 250 जो 238 होंगे वो स्टेट प्लस यूटी से आएंगे। ठीक है, और आपके जो 12 मेंबर्स बचे हुए हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, यानी नॉमिनेटेड किए जाएंगे। नॉमिनेट किस क्षेत्र से, कला, विज्ञान, 4 क्षेत्र हैं आपके, साहित्य, इस क्षेत्र में इन्होंने अच्छा कार्य किया हो, और या फिर समाज सेवा। ठीक है, इन 4 क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को राष्ट्रपति यहाँ से 12 मेंबर्स को चुनेगा, कहाँ पर, राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा। तो आपके 238 प्लस 12 कितने हो गए आपके 250। लेकिन क्या वर्तमान में इतने पद हैं, इतने एमएलए चुन कर आते हैं? अब वो हम देखने वाले हैं। वर्तमान में जो मेंबर्स हैं वो आपके 245 हैं, 250 होने थे 245 हैं, जिसमें 229 आपके आते हैं कहाँ से, स्टेट्स से। ठीक है, 4 आते हैं आपके यूनियन टेरिटरीज से, 229 फ्रॉम स्टेट्स एंड 4 फ्रॉम यूटीज यूनियन टेरिटरीज, और आपके 12 जो हैं वो आपके आते हैं नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेट बाय प्रेसिडेंट। तो आपके कितने हो गए 245 मेंबर्स। 5 पद अभी खाली हैं, उन पर भी चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी लोकसभा की संरचना, सॉरी राज्यसभा की संरचना, अपर हाउस की। अब राज्यसभा का सभापति कौन होगा, जो इसकी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। और मैं आपको ये पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताई थी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो पढ़ाया था, उसमें बताया था जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो चुने जाने के साथ ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यानी पदेन सभापति का मतलब होता है जैसे ही वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा वो लोकसभा राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। सारी बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, सभापति। यदि सभापति नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति करेगा, लेकिन अगर है तो सभापति करेगा। कौन होगा आपका, वो वाइस प्रेसिडेंट। यदि लोकसभा अध्यक्ष करे, यह सदन का सदस्य नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसे कहाँ से चुना जाता है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा का जो आपका सभापति होगा वो इसका सदस्य नहीं होगा। कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है इस तरह से। इसे पहली बार मत नहीं दे सकता, लेकिन मत बराबर की स्थिति में अपना मत दे सकता है। कौन, सभापति। यदि मान लीजिए इसे जब वोट डाली तो वोट पहली बार में डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन जैसे ही वोट बराबर होंगी लोकसभा अध्यक्ष की तरह ये भी बराबर वाली स्थिति में वोट दे सकता है। ठीक है, लेकिन यदि इसे पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है और सभापति पीठासीन नहीं है, यानी कि यहाँ पर गद्दी पर बैठा हुआ नहीं है, तो ना तो वह पहली बार में वोट डाल पाएगा और ना ही बराबर वाली स्थिति में। मान लीजिए अब वहाँ लोकसभा अध्यक्ष जो था ना वो बराबर वाली स्थिति में तो वोट नहीं डाल रहा था जब उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन था, लेकिन यहाँ पर वो वैसे तो शुरू में जब पहली बार में जब वोट डाल रही थी वहाँ वो डाल पा रहा था, क्योंकि वो लोकसभा का सदस्य था। लेकिन वो लोकसभा का अध्यक्ष नहीं था, लेकिन सदस्य तो था, सदस्य तो वोट डाल सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ सभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो ये पीठासीन तो होगा नहीं, और ना ही इसका सदस्य है राज्यसभा का। जब सदस्य भी नहीं है, पीठासीन नहीं, तो वोट तो डालेगा ही नहीं, ना तो वो पहली बार में वोट डालेगा और ना ही वो बराबर वाली स्थिति में वोट डालेगा। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा अध्यक्ष तो पहली बार में डाल सकता है और सभापति को राज्यसभा के सदस्य द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक, अब बात आती है राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, इसे राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है
उपसभापति पहली बार में वोट नहीं कर सकता, दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने की स्थिति में यह निर्णायक वोट दे सकता है। ठीक है, जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है, वह बोल सकता है, ठीक है, कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान की स्थिति में मत भी दे सकता है। ठीक है, ये आपके यहाँ से कुछ फैक्ट हो गए। अब बात करते हैं संसद के कुछ प्रस्ताव, जैसे अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है, ये सरकार को हटाने के लिए लाया जाता है। मान लीजिए कि विपक्ष ने लोकसभा में, और ये आएगा कहाँ पर, आपका लोकसभा में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है ना वो लोकसभा में ही है, राज्यसभा में तो सरकार है नहीं चुनी हुई। तो सरकार को हटाने के लिए, गिराने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। आर्टिकल आपका 75 इससे रिलेटेड, और इसे हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वो विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा, और इसके लिए मिनिमम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। 50 लोकसभा सदस्य की सहमति अनिवार्य है, यानी सदस्यों की इनकी सहमति जरूरी है। अब 50 सदस्य तो मान लीजिए रेडी हो गए, अब प्रस्ताव लाया गया, तो ये यहाँ पर प्रस्ताव अगर पास हो गया, प्रस्ताव पास कैसे होगा, मान लीजिए 10 मेंबर्स हैं, 6-4 से पास हो गया, क्या हुआ कि 6 तो पक्ष में हटाने की सरकार, 4 हटाने के पक्ष में नहीं है, तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हटाने वालों की संख्या ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कोई सिंपल मेजोरिटी से पास होगा या फिर स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितने मेंबर्स होंगे उसमें आधे से एक अधिक होना चाहिए, बराबर बराबर जैसे वोट हो गए। मान लीजिए यहाँ पर आपके 51 है, तो यहाँ क्या होगा, अगर 31 और 20 प्राप्त होते हैं, तो अगर हटाने के लिए जो राजी हैं वो 31 राजी हैं, तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया अविश्वास प्रस्ताव, सरकार को हटाने के लिए लाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे संसद के सत्र कितने होते हैं, सेशंस कौन कौन से चलते हैं। आपके 3 सेशंस हैं जो एक साल में चलते हैं। कौन कौन से, आपका बजट सेशन, सबसे पहले वाला जो सेशन होगा आपका वो बजट सेशन होगा, जो फरवरी से कब तक चलेगा, मई तक। इसकी मैक्सिमम टाइमिंग इतनी है। ठीक है, अब मानसून सेशन जो होगा आपका वो जुलाई से कहाँ तक चलेगा, अगस्त तक। ठीक, मानसून सेशन के बाद में एक होता है आपका विंटर सेशन। विंटर सेशन का जो टाइम पीरियड है वो है आपका नवंबर से आपका दिसंबर। ठीक है, ये 3 सेशन एक साल में होते हैं, और इन 3 सेशन में या फिर कोई भी 2 सेशन हो, इनके बीच में जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 6 मंथ होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए। 6 महीने ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेशन के बीच में। तो ये सेशन हो गए किसके, आपके पार्लियामेंट के। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें, अब बात आती है संसद से संबंधित आपकी शब्दावली। देखिए, सत्र आहूत करना यानी सामान्य सेशन। सत्र आहूत करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए बजट सेशन प्रारंभ होगा, बजट है, मानसून है आपका, इसके बाद में शीतकालीन है, तीनों सेशन है। इन तीनों सेशंस को शुरुआत करने की या फिर बुलाने की जो परमिशन देगा ना, वो कौन देगा, प्रेसिडेंट। इससे बोलते हैं सत्र को प्रारंभ करना। जैसे मान लीजिए एक शीतकालीन सत्र चल रहा है नवंबर से दिसंबर वाला, उसे जो शुरू किया जाएगा वो आपका सत्र आहूत करना या फिर बुलाना कहा जाएगा। ठीक है, लेम डक या पंगु सत्र, लेम डक किसे बोलते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा के कुछ मेंबर्स क्या होता है कि लोकसभा का लास्ट सेशन है, लास्ट वो है अंतिम समय पर है, अब चुनाव हो गए हैं, होने वाले हैं, तो उसके वो मेंबर्स जो फिलहाल लोकसभा के सदस्य हैं लेकिन अगले लोकसभा में वो चुनकर नहीं आ पाएंगे, यानी उनका लास्ट सेशन है, तो उसे हम बोलते हैं लेम डक। ठीक है, लेम डक। ओके, राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी कि प्रेसिडेंट्स एड्रेस। अभिभाषण क्यों बोलते हैं, देखिए भाषण और अभिभाषण में अंतर होता है। भाषण जो होता है ना वो आदमी खुद की मर्जी से खुद के शब्दों से खुद शब्दों को बोलता है। ठीक है, अभिभाषण क्या होता है, अभिभाषण राष्ट्रपति को लिख कर दिया जाता है। कौन देती है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप सभी जानते हैं, मैं पिछली वीडियो में मंत्रिपरिषद पढ़ा चुका हूँ। मंत्रिपरिषद जो होती है राष्ट्रपति को लिख कर देती है, और वो आगामी जैसे नया सेशन स्टार्ट होगा ना, जब कोई नई सरकार चुनी जाएगी जो पहला सेशन होगा, तो वहाँ पर राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। ठीक है, अपना अभिभाषण देगा, मंत्रिपरिषद उसे लिख कर देगी कि आगामी 5 साल में हमारी क्या क्या योजनाएं हैं और हम क्या क्या कार्य करने वाले हैं। तो उन चीज़ों को राष्ट्रपति वहाँ बताएगा, उसे ही बोलते हैं हम प्रेसिडेंट एड्रेस। ठीक है, कहाँ पर, आपके संसद में। चलिए अब बात आती है स्थगन, सत्रावसान एंड विघटन। स्थगन, सत्रावसान और विघटन 3 चीज़ें हैं, एडजर्नमेंट, प्रोग और डिसोल्यूशन। ठीक है,
इसमें होता क्या है, जो आपका स्थगन है, स्थगन में कोई सेशन चल रहा है, संसद में सत्र चल रहा है, लोकसभा में या राज्यसभा में, जो उसका सभापति होगा या फिर अध्यक्ष होगा, तो कुछ समय, कुछ घंटों या कुछ दिन के लिए जो संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है उसे ही बोलते हैं स्थगन। मान लीजिए लोकसभा में हंगामा हो गया, सत्र चल ही नहीं पा रहा, मतलब आज जैसे मान लीजिए आज हंगामा हो गया, आज पूरे दिन उम्मीद है कि चल ही नहीं पाएगा, तो जो उसका अध्यक्ष सभापति होगा आज के लिए स्थगित कर दे, 2 दिन तक स्थगित कर दे, तो वही स्थगन कहलाएगा, लेकिन कार्यवाही आगे चलने की उम्मीद है। ठीक है, सत्रावसान का मतलब क्या होता है कि जो सत्र चल रहा है, जैसे मान लीजिए बजट सत्र, सबसे पहले जब बजट सत्र को खत्म करने की यानी समाप्त करने की बात आएगी तो वो सत्रावसान हो जाएगा, यानी कि अब इसके बाद में बजट सत्र खत्म, सत्रावसान। ठीक है, अब बजट सत्र खत्म हो गया, अब इसके बाद में नए सेशन स्टार्ट होगा। अब आता है विघटन। विघटन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए सरकार गिर गई, अब क्या होगा कि कोई भी सेशन चलेगा नहीं, सरकार गिर गई, अब नया चुनाव होगा, नई सरकार चुनकर आएगी, तो उसे ही बोलते हैं विघटन। ठीक है, ये लोकसभा विघटित होने के लिए बोला जाएगा। समझ में आया अंतर? इसके बाद में बात करते हैं हम संसद की कार्रवाई। संसद की कार्रवाई किस तरह चलती है, देखिए पहला जो सेशन होता है ना आपका, उसे बोलते हैं प्रश्नकाल, जैसा कि आप वहाँ लिखा हुआ देख भी पा रहे हैं, क्वेश्चन आवर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आवर। सेकेंड वन इज शून्यकाल, यानी कि 0 आवर, क्या बोलेंगे इसे हम, 0 आवर। अब बात आती है कि इनमें होता क्या है। जो प्रश्नकाल होगा वो संसद का 11 से 12 बजे तक का समय होगा, 1 घंटे का, वो होगा आपका प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न, निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और आपके निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। कैसे होते हैं, तारांकित क्वेश्चन जो होते हैं वो मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न मंत्रियों से मौखिक रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, और इनका जो आंसर होगा ना वो भी मौखिक होगा। ठीक है, इनका आंसर भी मौखिक होगा और इन पर हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। जो आपके सदस्य है ना वो अनुपूरक प्रश्न। अब बात आती है कि भाई अनुपूरक प्रश्न कौन से होते हैं। मान लीजिए किसी एक सांसद ने क्वेश्चन पूछा, मंत्री जी ने जवाब दिया, अब उस जवाब में से कोई और क्वेश्चन बन गया तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अनुपूरक क्वेश्चन, यानी उस क्वेश्चन के आंसर से फिर एक और क्वेश्चन पूछना ही अनुपूरक प्रश्न, वो उसमें पूछे जा सकते हैं। लेकिन बात आती है अब अतारांकित क्वेश्चन की। अब इसमें सारे क्वेश्चन लिखित पूछे जाते हैं और इनका आंसर भी कैसा चाहिए, आंसर भी लिखित ही होगा। ठीक है, इनका जवाब भी लिखित होगा और इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं है, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। और इन्हें पूछने से पहले 10 दिन का नोटिस चाहिए, यानी 10 दिन पहले आपको बताना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी कि मुझे क्वेश्चन पूछना है। अध्यक्ष को बताएंगे। क्यों जरूरत होती है भाई 10 दिन की इसमें, क्योंकि अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने लगे तो बहुत ढेर लग जाएगा। तो इसी वजह से लोकसभा अध्यक्ष हो या फिर आपका राज्यसभा सभापति हो, उन्हें बताया जाता है कि हम ये क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिससे सिस्टमेटिक तरीके से संसद की कार्रवाई चल सके। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आपके मौखिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाज़त नहीं है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जो तात्कालिक विषयों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए बाढ़ आ गई, तो बाढ़ से रिलेटेड कोई नया मुद्दा उठ गया तो उस पर क्वेश्चन पूछना है, तो वहाँ पर नोटिस तो देंगे नहीं, तो जो उस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके होंगे अल्प सूचना, यानी शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन। निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने प्रश्न, ये सरकार के मंत्रियों के अलावा अन्य सदस्यों से पूछे जा सकते हैं जो मेंबर्स होंगे। ठीक है, मंत्री नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका शून्यकाल, 0 आवर। 0 आवर भी, इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बिना किसी पूर्व सूचना के। लोकसभा के या राज्यसभा के शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहाँ पर, शून्यकाल में, जो कि समय होता है आपका 12 से 1 बजे का। इसके बाद में संसद की कार्रवाई चलती है और वो उसको कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कभी तक भी संसद की कार्रवाई चल सकती है, रात के 10 बजे तक भी, 11 बजे तक भी, 12 बजे तक भी। ठीक है, तो उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन 2 ये आपके टाइम पीरियड इनके लिमिटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। बात आती है संसद के सदस्यों की शपथ। जब संसद के जो आपके लोकसभा के सदस्य चुन के आए, ठीक है, संसद के किसी भी सत्र के, किसी भी उसके हाउस के, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या काम करेगा। जब मान लीजिए इनको शपथ
दिलाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति का है। अगर राष्ट्रपति नहीं उपस्थित, राष्ट्रपति एक सदस्य को दिलवा देगा शपथ, और फिर अपना प्रतिनिधि उन सबको सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए भेज देगा। तो लोकसभा में जब सरकार चुनकर आती है तो वो किसी एक वरिष्ठ आदमी को सदस्यता की शपथ दिलवाता है राष्ट्रपति। और वरिष्ठ कौन सा होता है? एज में वरिष्ठ नहीं, वरिष्ठ होता है आपका किसमें? जो सबसे ज़्यादा बार आपका सदन में चुनकर आया गया है, ठीक है, उसको सदस्यता की शपथ दिलवाई जाएगी। और सदस्य शपथ दिलवाने के बाद में उसे हम बोलेंगे प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है और बाकी जो बचे हुए सदस्य हो गए लोकसभा के, इन्हें सदस्यता की शपथ दिलवाएगा कौन? आपका प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलवाएगा, और यदि शपथ नहीं ली किसी भी सदस्य ने, बिना शपथ के वो संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, तो उसे 500 रुपये प्रति बैठक क्या देना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। ये होगी आपकी ओथ से रिलेटेड बातें। अब बात आती है संसद सदस्यों की अयोग्यता। किस आर्टिकल में से इनका वर्णन है? 102 में, यानी 102 आर्टिकल में इनका डिस्क्रिप्शन है किसका? जो संसद के सदस्य होंगे इनकी अयोग्यता का क्या होगी, यानी किस तरह से उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए कैसे? लाभ का पद धारण करने पर, मैंने आपको बताया था ना लाभ का पद क्या नहीं होते? राष्ट्रपति, राज्यपाल और आपके उपराष्ट्रपति, आपके जो मंत्री होते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, मंत्री पद वाले भी आपके लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। इनके अलावा जितने पद होंगे सब लाभ के पद होंगे। लाभ का पद धारण करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित करने पर भी सदस्यता समाप्त हो सकती है, जैसे अभी राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दिवालिया घोषित होने पर, यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिक न होने पर भी, क्योंकि भाई संसद का सदस्य होने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी है कि वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। दल बदल करने पर, और इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी सदन का सदस्य होगा लोकसभा का अध्यक्ष लेगा और राज्यसभा का सभापति, इसका निर्णय। अब बात आती है आपकी कानून निर्माण की प्रक्रिया। जो संसद में कानून का निर्माण होता है उसकी क्या प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। किसी भी विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया कहाँ पर है? जो भी आपका प्रोसीजर है वो आर्टिकल 107 में। कोई भी आपका बिल है उसे पारित करने की प्रक्रिया कहाँ पर है? संविधान के अनुच्छेद 107 में वर्णित है। अब हम बात करने वाले हैं आगे विधेयकों के बारे में। विधेयक देखिए, इसे मैं अगर आगे बताता तो ज़्यादा सही रहता। चलिए फिर भी बता देता हूँ मैं। विधेयक का कोई भी बिल है, उस बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि लोकसभा भंग हो जाती है? तो लोकसभा ही भंग होगी। आपको मैंने बताया था राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि वो परमानेंट हाउस है। यदि लोकसभा भंग होती है तो उस केस में विधेयक पर, बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि वो दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यदि बिल जो है आपका दो आपके सदन है, लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। होता क्या है, लोकसभा से तो बिल आपका पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो पाया और लोकसभा भंग हो गई, यानी कि या तो उसका टेन्योर पूरा हो गया या फिर लोकसभा का विघटन हो गया। तो उस केस में जो बिल होगा वो बिल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो सरकार बिल लेकर आई थी वो सरकार ही चली गई, तो बिल का कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है। तो बिल हो जाएगा खत्म। अब बात आती है नेक्स्ट, यदि पहले तो लोकसभा से पारित हो गया, अब की बार क्या होता है कि ये लोकसभा है आपकी, ये राज्यसभा है। राज्यसभा से बिल पारित हो गया। इस बिल को पारित होने के बाद लोकसभा में बिल पहुंचना था और लोकसभा हो गई विघटित। लोकसभा खत्म, सरकार गिर गई, सरकार चली गई, तो क्या होगा, ये बिल समाप्त नहीं होगा, ठीक है। बिल समाप्त नहीं होगा क्योंकि राज्यसभा में लाया गया था, राज्यसभा में तो पारित हो गया। अब जो नई सरकार आएगी फिर यहाँ पर ये पहुंचेगा, जब उसका निर्णय इस सदन में किया जाएगा, पारित होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो विधेयक समाप्त नहीं होगा इस केस में, ठीक है। अब विधेयकों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। दो टाइप होते हैं विधेयकों के, एक तो रखने के आधार पर, एक तथ्यों के आधार पर। रखने के आधार पर अगर हम बात करें तो होते हैं सरकारी और गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक का मतलब क्या है, जब कोई मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सदस्य, कोई भी मंत्री सदन में बिल पेश करेगा तो वो कहलाएगा आपका सरकारी विधेयक। कौन? कोई भी मंत्री, मिनिस्टर अगर बिल को पेश करे, सरकारी विधेयक। यदि मिनिस्टर के अलावा कोई भी मेंबर है, चाहे वो सत्ता पार्टी का हो या विपक्ष पार्टी का हो, तो वो कहलाएगा आपका गैर सरकारी विधेयक। सरकारी और गैर सरकारी में अंतर समझ में आया होगा।
कोई भी मिनिस्टर पेश करे किसी विधेयक को तो वो आपका सरकारी, यदि मिनिस्टर के अलावा कोई भी मेंबर हो, चाहे वो सरकार का मेंबर हो, सरकार की जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है फिलहाल बीजेपी की, तो बीजेपी का कोई भी सांसद हो, कौन हो वो मिनिस्टर ना हो, लेकिन मिनिस्टर नहीं है और कोई भी सांसद है तो वो गैर सरकारी विधेयक में ही आएगा, ठीक है। और विपक्ष का दूसरे पार्टीज का भी कोई लाए तो वो भी गैर सरकारी विधेयक होगा। ये होगा रखने के आधार पर। अब बात आती है आपकी तथ्यों के आधार पर। 3 तरह के होते हैं, सामान्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और एक वित्त विधेयक, ठीक है। सिंपल आपका, फिर संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर आपका होता है फाइनेंस बिल, ठीक है। 3 तरह के विधेयक होते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो सामान्य विधेयक क्या होता है, इसे पारित करने की प्रक्रिया क्या है। सामान्य विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, 2 सदन है, आप सभी जानते हैं। सामान्य विधेयक यहाँ के मेंबर्स द्वारा भी लाया जा सकता है और यहाँ के मेंबर्स द्वारा भी लाया जा सकता है, ठीक है। और इसे पारित करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल मेजॉरिटी से इसे पास करना है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो लोग वहाँ प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका आधे से एक अधिक वोट चाहिए, ठीक है। मान लीजिए 100 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, इनका आधा कितना हो गया 50, तो यानी कि यदि 51 मेंबर्स सपोर्ट में डाल देते हैं तो ये विधेयक पारित हो जाएगा। चाहे आप सभी जानते हैं 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लेकिन अगर इतने मेंबर्स भी प्रेजेंट है ना, इतने 100, तो ये आपका यहाँ पर बिल पारित माना जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी। यदि अब होता क्या है कि एक सदन ने क्या काम किया, यहाँ से तो ये पारित हो गया और यहाँ से पारित नहीं हुआ, ठीक है। अब इन दोनों केस में क्या होता है, जब एक ने पारित कर दिया और एक ने पारित नहीं किया, पास नहीं किया बिल, तो इस पर होगी आपकी संयुक्त बैठक, और संयुक्त बैठक को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट सेशन इंग्लिश में। अब होगा जॉइंट सेशन, और जॉइंट सेशन को बुलाएगा कौन, सबसे पहली बात जॉइंट सेशन को बुलाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति आपका जॉइंट सेशन बुलाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा स्पीकर, ठीक है। लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। पास होने के लिए क्या मेजॉरिटी चाहिए, इसकी मेजॉरिटी होनी चाहिए आपकी प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो वहाँ पर वोट कर रहे हैं, जो उस टाइम प्रेजेंट है, उनका आधे से एक अधिक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि मेंबर किसके ज़्यादा हैं, लोकसभा की 543, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो सबसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त है विधेयक, सामान्य विधेयक के मामले में, वो आपकी लोकसभा के ज़्यादा है, ठीक है। अब बात आती है संविधान संशोधन में, यानी हमें संविधान में संशोधन करना है, तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है और दोनों से पारित होना आवश्यक है, और इसके केस में जॉइंट सेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक ने अगर पारित कर दिया, दूसरे ने पारित नहीं किया तो बिल समाप्त, ठीक है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है इसमें, न ही राष्ट्रपति इस पर वीटो शक्ति इस्तेमाल कर सकता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था राष्ट्रपति वाली में कि प्रेसिडेंट अपनी वीटो पावर्स जो इस्तेमाल कर सकता है ना, वो सिर्फ सामान्य विधेयक के मामले में कर सकता है, ना ही धन विधेयक के मामले में, ना विधि विधेयक के मामले में, और ना ही आपके संविधान संशोधन के मामले में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंस बिल की, यानी कि जो फाइनेंस बिल है वो क्या है। देखिए वित्त विधेयक जो होता है ना, मैं आपको एक ग्राफ खींच कर बताता हूँ, डायग्राम। अब अगर मैं इसे यहाँ पर मनी बिल लेता हूँ, ये तो हो गया आपका मनी बिल, और ये होगा आपका फाइनेंस बिल। तो हम यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं, एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंस बिल, यानी कि जो आपके मनी बिल है ना, वो सारे के सारे फाइनेंस बिल होंगे, लेकिन फाइनेंस बिल, जो सारे के सारे फाइनेंस बिल हैं, वो जरूरी नहीं है कि मनी बिल हों। अब ऐसी क्या चीज़ है जो फाइनेंस बिल और मनी बिल में डिफरेंस पैदा करती है, पहले तो हम समझ लेते हैं। जो मनी बिल है वो आपका आर्टिकल 110 यानी आर्टिकल 110 में उल्लेखित है संविधान में, और फाइनेंस बिल जो है आपका आर्टिकल 117 में है। अब अगर हम आगे बात करें कौन कौन से बिल मनी बिल होंगे, तो वो देखते हैं। देखिए जिस बिल में
कर हटाने यानी टैक्स को ख़त्म करने, टैक्स में इंक्रीज करना, टैक्स में डिक्रीज करना यानी कमी करना, कमी हो गई टैक्स में बढ़ाना हो गया, कर को हटाना हो गया, या फिर भारत को विदेशों से उधार लेने और देने, संचित निधि से रुपए निकालने। देखिए संचित निधि किसे कहते हैं, भारत का खजाना होता है एक तरीके से संचित निधि जो होती है, जितनी भी मनी आती है टैक्स से कलेक्ट होकर आए, चाहे आपकी ब्याज से होकर आए, ठीक है, चाहे वो ब्याज से आए चाहे टैक्स, इन सब चीज़ों से टैक्स से आए, तो ये सब कहाँ जाते हैं आपके खजाने में, उसे ही हम बोलते हैं संचित निधि, ठीक है। संचित निधि से रुपए निकालने जैसी बातों का उल्लेख हो उसे है हम बोलते हैं धन विधेयक यानी मनी बिल। मनी बिल की अगर हम बात करें तो मनी बिल वो होता है जिनमें इन चीज़ों का वर्णन है, टैक्स हटाने का, टैक्स में वृद्धि करने का, टैक्स में कमी करने का, भारत को विदेशों से कर लेने या फिर विदेशों को कर देने की बात हो जिस बिल में, संचित निधि से पैसे निकालने पैसे जमा करने की बात हो, तो ये सब किस में आएंगे, आपके मनी बिल में आएंगे, ठीक है। ये आपकी होगी मनी बिल की बात। अब इससे अदर चीज़ें जो होंगी फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, वो आपकी फाइनेंस बिल में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको मनी बिल और फाइनेंस बिल में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब कोई भी बिल मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला करेगा लोकसभा अध्यक्ष। जहां जिस सदन में सरकार है, सरकार के सदन में आप सभी जानते हैं वो है आपकी लोकसभा में, सरकार ही बिल लेकर आती है और लोकसभा में ही ये मनी बिल पेश होता है। तो उसका जो अध्यक्ष होगा ना, कौन, आपका लोकसभा अध्यक्ष, वो निर्णय करेगा कि ये जो बिल है ये मनी बिल है या फाइनेंस बिल है, ठीक है। तो किस आधार पर तय करेगा, वो मैंने आपको आधार सारे बता दी, किस आधार पर वो मनी बिल और फाइनेंस बिल बताएगा, ठीक है। अब हम अगर आगे बात करें तो जो मनी बिल है सबसे पहले लाया किस सदन में जाएगा, तो सरकार के सदन में है आपकी लोकसभा में। तो आपका जो मनी बिल है यानी कि धन विधेयक है वो आपका लाया जाएगा लोकसभा में, राज्यसभा में से पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट है, लोगों के द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट कहाँ पर है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है। तो यहाँ पर सरकार लेकर आएगी इस बिल को, सरकार आपकी लोकसभा में, लोकसभा से इसे पारित कर दिया, लोकसभा में इसे पास कर दिया लोकसभा ने। यदि लोकसभा इसे पास करने में असफल हो जाए, सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, आधे से एक अधिक, यदि ये बिल लोकसभा से पारित नहीं हो पाया तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी भी यदि सरकार नहीं ला पा रही लोकसभा में तो इसका मतलब उनके पास बहुमत है ही नहीं, बहुमत नहीं है तो सरकार नहीं चलाई जा सकती, इसलिए सरकार गिर जाएगी। मनी बिल के केस में आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं, ठीक है। यदि लोकसभा से ये बिल पास हो गया, पास होने के बाद पहुँचेगा नेक्स्ट आपका जो सदन है, जो हाउस है आपका राज्यसभा। राज्यसभा इसे मैक्सिमम 14 डेज तक रोक सकती है, उसके बाद ये बिल अपने आप ही पास हो जाएगा, ठीक है। और इस पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके सिग्नेचर करना बाध्य हैं, वो उन्हें इस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, कारण क्या है कि जब इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया था तो राष्ट्रपति की इस पर पूर्व अनुमति ली गई थी, यानी परमिशन ली गई थी। जब राष्ट्रपति ने जिस चीज़ को परमिशन दे दी तो उसे वो रोकेगा ही क्यों, समझ में आई। तो इस पर पूर्व अनुमति आवश्यक है राष्ट्रपति की, ठीक है। और लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा से मैक्सिमम 14 डेज तक रोक सकती है, इसके बाद राष्ट्रपति को साइन करने बाध्य है, राष्ट्रपति इस पर साइन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये होगी मनी बिल से रिलेटेड कुछ बातें। और इसमें अगर हम आगे की बात करें तो यदि मनी बिल लोकसभा ने तो पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं किया, तब क्या होगा, 14 दिन तक रोक सकते हैं, लेकिन इस पर जॉइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि आपका संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता, मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, ठीक है। और मनी बिल जो होगा वो सरकारी बिल होगा, सरकारी विधेयक होगा। इसका मतलब क्या है कि जो मनी बिल है वो जो पेश किया जाएगा वो मंत्री परिषद द्वारा या फिर मंत्री, किसी भी मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, मंत्री परिषद के सदस्य द्वारा, यानी कि किसी भी मंत्री द्वारा इसे पेश किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, मनी बिल की। अब मनी बिल के अदर जो मैं आपको बताऊं, फाइनेंस बिल भी है एक। फाइनेंस बिल जो है उस पर ऐसा प्रावधान नहीं है। फाइनेंस बिल पर क्या है कि यदि
एक सदन ने उसे पारित कर दिया, ठीक है, लोकसभा ने, राज्यसभा ने इसे पारित नहीं किया, तो इस पर ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। किस पर? आपके फाइनेंस बिल पर। इस पर संयुक्त बैठक होगी, ठीक है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, फाइनेंस बिल को, ना कि मनी बिल को। फाइनेंस बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ठीक है। इस पर ज्वाइंट सेशन का भी प्रावधान है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। फाइनेंस बिल और मनी बिल में ये अंतर है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे की बात करें, संयुक्त बैठक, किस आर्टिकल में इसका वर्णन है संयुक्त बैठक का यानी ज्वाइंट सेशन का? तो वो है आपका आर्टिकल 108। इसके बारे में मैं आपको अभी बता भी चुका हूँ। अगर इसकी फिर से बात करें तो वही बात है कि किस बिल पर लाया जाता है? ऑर्डिनरी बिल पर। ऑर्डिनरी बिल मतलब साधारण विधेयक। ऑर्डिनरी बिल पर ज्वाइंट सेशन हो सकता है आर्टिकल 108 के द्वारा, और यदि एक सदन इसे पारित कर देता है, दूसरा सदन इसे पारित नहीं करता है, तब यहाँ पर ज्वाइंट सेशन होगा। और ज्वाइंट सेशन भी आपका सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है, इसमें ये बिल जो होगा। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? आपका लोकसभा अध्यक्ष। और ज्वाइंट सेशन बुलाया किसके द्वारा जाएगा? वो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कुछ चीजें सी इस संयुक्त बैठक से रिलेटेड, ठीक है। अब मैंने आपको देखिए चीज बता दी, ठीक है, सब चीजें इसमें इंक्लूड हो गई जो मैंने आपको बताया था। अब अगर मैं आगे बात करूं, अब बात आती है कि धन विधेयक के मामले, संयुक्त बैठक किन किन मामलों में नहीं हो सकती। देखिए संयुक्त बैठक किस किस मामलों में नहीं हो सकती। नंबर 1 आपका धन विधेयक, मैंने आपको बताया था धन विधेयक यानी मनी बिल के मामले में ये संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, लेकिन फाइनेंस बिल के मामले में हो सकती है, ओके। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में आपकी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। महाभियोग की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है, उस पर भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। महाभियोग की प्रक्रिया बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जैसा आप सभी को पता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों सदनों में बिल पारित होना जरूरी है, महाभियोग की प्रक्रिया पारित होनी जरूरी है। और उसमें भी जो टोटल मेंबर्स हैं, जैसे 545 मेंबर हैं, 543 मेंबर हैं और 245 मेंबर हैं, इनमें आपको इनके 2/3 की मेजोरिटी जरूरी है। समझ में आया? तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अगर एक से एक सदन से पास हो जाती है और दूसरे सदन से पास नहीं होती है, तो महाभियोग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी इस पर संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट, अब बात आती है टोटल आज तक जो ज्वाइंट सेशन है वो कितनी बार हुआ है? कितनी बार? आपको याद रखना है 3 बार। 3 बार कौन कौन से? 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पर, 1978 पर बैंकिंग सुधार अधिनियम पर, 2002 में पोटा अधिनियम पर, ठीक है। आपको कमेंट में पोटा की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। आतंकवाद निरोधक अधिनियम है ये, ठीक है। इन तीनों संयुक्त बैठकों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, एकमात्र व्यक्ति। आगे चलते हैं। अब बात आती है जितने भी इन संसद से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हम आर्टिकल 78 तक पढ़ चुके हैं इससे पिछली वाली वीडियो में, लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 79 तो ये बात करता है संसद के गठन की। संसद का गठन किसके द्वारा होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा एंड प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन तीनों से मिलकर संसद का गठन होता है। किस आर्टिकल में वर्णन है? 79 में। आर्टिकल 80 में वर्णन राज्यसभा के गठन का, आर्टिकल 81 में जो है वो लोकसभा के गठन का। 80, 81, 79 में संसद, राज्यसभा एंड लोकसभा, ठीक है। 83 संसद के सदनों की अवधि, यानी कि टेन्योर कितना होगा? राज्यसभा का आपका कितना है? 6 ईयर्स। एंड आपके जो लोकसभा है इसका कितना है? मैक्सिमम 5 ईयर्स, उससे पहले भी विघटित हो सकती है। राज्यसभा विघटित नहीं होती तो इसका 6 साल होगा इनके जो सांसद होंगे, और ये परमानेंट हाउस होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ओके। अब बात करते हैं 87 राष्ट्रपति का अभिभाषण। मैं आपको अभिभाषण के बारे में बता चुका हूँ कि अभिभाषण मंत्रिपरिषद लिख कर देगी, और जो मंत्रिपरिषद अपने अगले 5 साल में करने वाली है, सारे के सारे विकास कार्य जितने भी होंगे उनके बारे में चर्चा कहाँ की जाएगी? राष्ट्रपति के अभिभाषण में, जो पहली बैठक होगी कहाँ पर? चुनाव के बाद। ये आर्टिकल होगी। आगे की तरफ चलें तो आर्टिकल बताती है 89 की। 89 में किसकी बात है? आपके राज्यसभा के सभापति प्लस उपसभापति का वर्णन है। कहाँ पर? आपके 89 में। अब बात करें आर्टिकल 93, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष
और लोकसभा के उपाध्यक्ष का वर्णन है आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 99 जो कहता है वो शपथ कहता है, जो कि जितने भी एमपीज द्वारा ली जाएंगी, ठीक है। कोरम आर्टिकल 100, कोरम क्या होता है, कोरम समझ लीजिए। कोरम का मतलब ये होता है कि कोई सदन है, उसे चलाने के लिए, उसकी कार्रवाई संचालित करने के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए। जब वो प्रेजेंट हो जाएंगे तभी वो कार्रवाई चल सकती है, अदरवाइज वो सदन नहीं चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई एक एमपी आ गया और सदन की कार्रवाई शुरू कर दी गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो मिनिमम जो होंगे ना आपके, मिनिमम 110 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ आपके हाउस, जितने भी हाउस में टोटल मेंबर हैं। जैसे आपके अभी हमने लोकसभा में बात की थी 543, तो इसमें से आपके कितने 1/3 लगभग 55 सदस्य प्रेजेंट होने चाहिए, तब लोकसभा की कार्रवाई चलेगी। कोरम ये होता है, ठीक है। इसे गणपूर्ति भी बोलते हैं, कोरम या गणपूर्ति। आर्टिकल अब बात करते हैं 105 की, सांसदों के विशेषाधिकार। विशेषाधिकार क्या है, जैसे सांसद है कोई, अगर संसद का सदन चल रहा है तो सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। सांसद अगर सदन में कोई बात कहेगा तो उसके लिए कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता। ये कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं सांसदों को, और वो किस आर्टिकल में वर्णित है, वो आर्टिकल 105, ठीक है। आर्टिकल 108 में आपको बता चुका हूँ, ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त बैठक। आर्टिकल 109 यानी मनी बिल के बारे में प्रक्रिया, कि मनी बिल की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा। मनी बिल 111 में क्या होगा, विधेयकों पर स्वीकृति। राष्ट्रपति तीन प्रकार से अपनी स्वीकृति दे सकता है, हाँ कर सकता है, रोक सकता है, या फिर पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। 3 प्रकार से स्वीकृति किसी भी विधेयक पर दे सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण आपका 112 में है, यानी कि बजट के बारे में यहाँ प्रावधान है, ठीक है। यहाँ पर ये गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 117 आपका बात करता है फाइनेंस बिल की, जो मैंने आपको भी पढ़ाया था, मनी बिल एंड फाइनेंस बिल में डिफरेंस, ठीक है। ये फाइनेंस बिल कहाँ पर है आपका, आर्टिकल 117 में। अब बात होती है आर्टिकल 120, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषाएं। जो भाषाएं संसद में प्रयोग की जाएंगी वो आपकी आर्टिकल 120 में। 122 में संसद की कार्यवाहियों के बारे में न्यायालय में पूछताछ नहीं की जा सकती। जो संसद में कार्यवाही होती है उन कार्यवाही के बारे में पूछताछ न्यायालय नहीं कर सकता संसद के सदस्यों से या संसद से, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल 123 जो होगा आपका, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति वाली वीडियो में मैंने बताया था, जब सेशन नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी 123 आर्टिकल होगा। तो ये जो हमारी वीडियो थी ना, ये बेसिकली संसद के बारे में थी, और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी है तो वीडियो को डिसलाइक जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस वीडियो पर, और आप कमेंट करके बताते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम कुछ और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी संसद से रिलेटेड होगी। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो वीडियो होगी आपकी जुडिशरी यानी न्यायपालिका के बारे में, और न्यायपालिका में भी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायपालिका, ठीक है, यानी कि यूनियन की, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में सारे प्रावधान पढ़ेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, जितने राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनके बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।